प्रलय विवे अकाल महाकाल हैं, उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया। शिव बड़े अद्भुत हैं, जिसने बनाया वो उसके हो गए और जहाँ बनाया वो वहीं के हो गए। अगर आपने बनाया तो वो अपने आप की जगह को नहीं, वो आपको प्रसिद्ध कर देंगे, और जहाँ पे बनाया वो व्यक्ति को प्रसिद्ध कर देते हैं और स्थान को सिद्ध कर देते हैं। हमें नेता बनना था, हमारा तो करियर ही चौपट हो गया। जो हमारा पैशन था, जो अब हमारा प्रोफेशन है, वो हमारा एजुकेशन भी रहा है। अगर सड़क जगी रहेगी तो संसद सजी रहेगी, और संसद सजी रहेगी तो सड़क जगी रहेगी। हम सड़क पे अच्छे हैं तो सड़क को भी जगा के रखने के लिए बहुत आवश्यकता होती है। पुल वाली जगह पे आपको पुश नहीं करना चाहिए, और पुश वाली जगह पे आपको पुल नहीं करना चाहिए। तेरी जुल्फ हैं या रात के काले साए, और तू सर मुंडवा दे तो सवेरा हो जाए। संगति में विसंगति और विसंगति में संगति देखने का जो हुनर होता है, जिसके कारण हास्य और व्यंग पैदा होता है। बनने की इच्छा थी रावण, लेकिन उम्र साथ नहीं देती थी। अब छोटे से बच्चे को तुम इतना बड़ा किरदार पहना दो, कैसे संभव होगा। तो रावण का जो किरदार था वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता था। बहुत ईमानदारी की बात है कि ऐसा कोई रोल नहीं मैंने निभाया जो मेरा प्रिय ना हो, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम करता ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे बैठ के चर्चा भी कर रहा हूँ तो चूंकि मेरा ये प्रिय विषय है इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर ये अप्रिय होता तो ये घटित ही नहीं होता। गोरी नैना न मार, गोरी नैना न मार, भर के दुनाली चाहे मार दे। तो आंखों की रफ्तारी पर्याप्त थी। अगर किसी के साथ मिलना जुलना या किसी से अपने मन की बात मनवानी होती थी तो बस भर नज़र 30 सेकंड उसकी आंख में देखते थे और कहते थे कि ये काम करो, कर देता। संबंध में प्रेम नहीं, संबंध में सम्मान प्रमुख आवश्यक होती है। अगर आप एक दूसरे की यहाँ पे विस्तार में एक दूसरे को प्रेम करें या ना करें, लेकिन अगर एक दूसरे का सम्मान करने लगें, तो मैं ये बता रहा हूँ कि अभी 3 मंजिल की है ना बिल्डिंग, 30 की हो जाएगी। क्या बात है। लेकिन नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश राजपूत। विस्तार न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम गेस्ट इन न्यूज़ रूम में आज के हमारे जो मेहमान हैं, आज के हमारे जो गेस्ट हैं, बहुत खास हैं। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अभिनय हो, लेखन हो, थिएटर हो, ड्रामा हो और ढेर सारे दोस्त बनाना में जिसको महारत हासिल है वो है आशुतोष राणा, जो हमारे साथ हैं विस्तार न्यूज़ के न्यूज़ रूम में है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश। आशुतोष जी, आमतौर पे ये जो प्रोग्राम हम लोग करते थे तो ऐसा करते थे कि जो गेस्ट होता था उसको न्यूज़ रूम में घुमाते थे, मिलवाते थे सबसे, मगर चूँकि आप आए हो तो इस बार हमने फॉर्मेट तोड़ा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि आप हमेशा अपनी अभिनय में सारी सीमाएं तोड़ते हो, तो इस बार हमने कुछ नया करने की सोचा है। और चूँकि आप आए हो तो कितने सारे लोग आए हैं आपसे मिलने के लिए, देखने के लिए, और हम सारे पत्रकार हैं, सबके मन में कुछ ना कुछ सवाल हैं, तो उन सारे सवालों के जवाब आपसे जानना चाहेंगे। अब इसमें सिर्फ एक संशोधन हम कर रहे हैं कि आपने तोड़ा नहीं है। हाँ, आपने आज एक नया आयाम जोड़ा है। जोड़ा है। क्या एक नई परंपरा को शुरुआत करने की आपने प्रयास किए हैं। क्योंकि जब ब्रजेश बैठे हों, आशुतोष बैठे हों, तो हम तोड़ने की नहीं, जोड़ने की बात करते हैं। और हम लोग कितने सालों से जुड़े हैं? 1984, 85, 85, 1985, मतलब 40 वर्ष हो रहे 40 सालों से। तो हम लोग 40 सालों से जुड़े हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैं और ब्रजेश, हम लोग सागर यूनिवर्सिटी में साथ में पढ़ते थे। और मतलब ब्रजेश का क्या था कि ब्रजेश बहुत ही कमाल के विद्यार्थी थे, बिल्कुल चित्त लगा के पढ़ने वाला व्यक्ति। और चूंकि मेरी इनसे मित्रता थी तो मैं निश्चिंत था कि मैं पास तो हो जाऊंगा। मैं जाता था इनके पास अपनी परीक्षा की रात में, और मैं इनसे और इनके भरोसे हम घूमते रहते थे। हमको लगता था कि ब्रजेश जा रहे हैं क्लास में तो मतलब होगा। और परीक्षा की रात में हम ब्रजेश के पास जाते थे और ब्रजेश से कहते थे कि यार तुमने जो पढ़ा है तुम मुझे सुना दो, तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा और मेरी प्रिपरेशन हो जाएगी। और ब्रजेश वो करते थे, और फिर उसके बाद हम परीक्षा दे के आते थे। और ठीक एक रात पहले, और हम लोगों के जो हॉस्टल के रूम थे अगल बगल में थे, तो जब तैयारी करते थे तो इनका कहना होता था कि दरवाज़ा खोल के सोना, क्योंकि जब तुम सो जाओगे तब मैं आऊँगा, तुम्हारी किताबें ले जाऊँगा, नोट्स ले जाऊँगा और पढ़ूँगा। ये तो ठीक है, ये तो उसकी बात हो गई थ्योरी की। मगर कुछ हम लोग जब थे तो प्रैक्टिकल्स थे। हम लोग के सब्जेक्ट क्या थे? जियोलॉजी, ज्योग्राफी और केमिस्ट्री। तो जो ज्योग्राफी के जो राणा शुरू से बहुत इनोवेटिव थे, तो प्रैक्टिकल हम लोग साल भर करते थे, मगर इस प्रैक्टिकल को ये ट्रेस कर लेते थे, नीचे लाइट लगा के उसको ट्रेस करके पूरे प्रैक्टिकल कर लेते थे। तो इनोवेशन इनके मन में हमेशा थे।
मगर जब ये हम लोग के साथ थे, पढ़ते थे, इनका अंदाज वैसे ही था, दोस्त बनाने की अदा वैसे ही थी। अभी भी आप सब लोग जितने हों तो सबका वो नाम एक एक बार पूछेंगे और अगली बार जब फिर मिलेंगे तो फिर आप में से एक एक आदमी का नाम वो बता देंगे कि आप तब मिले थे और आपका नाम अंजलि है। तो अंजलि ये दोस्त बनाने की काबिलियत इन्हें शुरू से ही है। और फिर शैतानियाँ तो बहुत थी इनकी, मगर जब ये हॉस्टल में थे तो हम लोग को लगता था ये कुछ नहीं बनेंगे, मगर हाँ नेता जरूर बनेंगे। और मगर बने क्या? अभिनेता। तो राणा, उस जमाने में आपको लगता था कि अभिनेता भी बनेंगे? देखो ब्रिजेश, तुम्हें चूंकि पता है अतीत हमारा, हम आए तो बनने सागर यूनिवर्सिटी में लोग कुछ लोग उच्च शिक्षा के लिए आते हैं, लेकिन हम चूंकि गाडरवारा मध्य प्रदेश में एक शहर है जो है कस्बा, बड़ा कस्बा है और करेली के ब्रिजेश हैं, तो हम उच्च शिक्षा के लिए नहीं, गाडरवारा हमारी क्षमताओं के लिए छोटा पड़ने लगा था मैट्रिक पास करने के बाद। तो हमें लगा कि अब हमको अपना जो प्लेटफॉर्म है वो बड़ा करना है। तो ये तुम्हें पता है कि मतलब मन में, बच्चों के मन में इच्छा होती है कि इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, कलेक्टर बन जाएं, एसपी बन जाएं, आर्मी में चले जाएं, क्रिकेटर बन जाएं, खिलाड़ी, मतलब किसी भी किस्म का कुछ ऐसा बन जाएं। लेकिन हमारे मन की इच्छा का तुम्हें पता था कि हमें नेता बनना था। और हम चूँकि गाडरवारा छोटा पड़ने लगा था तो सागर यूनिवर्सिटी में हमने, चूँकि हमारे विश्वविद्यालय बहुत बड़ा था, 128 कॉलेज उस समय एफिलेटेड थे, मतलब मध्य प्रदेश की बॉर्डर बुरहानपुर से लेके वहाँ पे छतरपुर तक और यहाँ छिंदवाड़ा से लेके वहाँ सागर तक, तो तकरीबन 10 लोकसभा क्षेत्र आते थे उसके अंदर और 28-29 हज़ार की स्ट्रेंथ थी यूटीडी कैंपस की। तो एक बड़ा था, तो वो उस फलक के लिए हम आए थे। और ये कभी दिमाग में, जैसा कि तुम जानते हो कि पूज्य दद्दा जी के संपर्क में हम आ गए थे, हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं, और वो हमसे इन तमाम गतिविधियों को इसलिए करवाते रहते थे कि बेटा अपन इस साल चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपन अगले साल लड़ेंगे, तुम तो एक काम करो, जो नाटक होते हैं तुम्हारा शौक़ रहा है तुम उसको करते रहा करो, एनसीसी में पार्टिसिपेट करो, एनएसएस में पार्टिसिपेट करो। इन तमाम गतिविधियों में वो सिर्फ कि भाई इससे तुम्हारी एक कल्चरल लीडर की भी इमेज बनेगी, और अगली साल के लिए वो टाल देते थे। तो दिमाग में कभी प्रोफेशन के तौर पे पैशन ज़रूर था और आनंद का विषय था कि अभिनय करते समय तुम्हें पता ही है कि तुम भी जैसे डिबेट में तुम हमेशा प्राइज़ लेके आते थे। जब हम यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट करते थे, इंटर यूनिवर्सिटी जब नेशनल हमारे यूथ फेस्टिवल होते थे, कई जगह जाते थे, तो ब्रजेश उसमें से जनरली अक्सर डिबेट में या क्विज में जाते थे, तो उसमें ये हमेशा पहले दूसरे तीसरे पायदान पर रहते थे नेशनल फेस्टिवल में, और हम लोग नाटक करते थे। तो कभी दिमाग में ये नहीं था कि हमारा ये पैशन कभी प्रोफेशन बनेगा। तो इस पूरी की पूरी विधा के पीछे परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी महाराज की कृपा, उनका दिशा निर्देशन और उनके सुझाव या उनका आदेश, बस यही था। क्योंकि एक समय आया जब 1991 में, जब हमारे यहाँ सागर विश्वविद्यालय में, मध्य प्रदेश में ही जब कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटी के इलेक्शन बैन हो गए, तो हमने दद्दा से कहा कि कैसा करना है दद्दा, हमारा तो करियर ही चौपट हो गया। तो उन्होंने हमसे कहा कि बेटा अपने छोटे पोस्टर नहीं, बड़े पोस्टर लगेंगे, एक नाटक का स्कूल है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तुम उसके लिए अप्लाई करो। तो हमने उसके लिए अप्लाई किया और हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। तो जो हमारा पैशन था, जो अब हमारा प्रोफेशन है, वो हमारा एजुकेशन भी रहा है। तो ये गुरु कृपा से ही संभव है कि पैशन, प्रोफेशन और एजुकेशन ये तीनों एक ही दिशा के हों। तो इसलिए हमें अपने इस जीविकोपार्जन के साधन में हमें आनंद भी आता है। अन्यथा होता ये है कि लोग पढ़ते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं और सोचते कुछ और हैं। तो ऐसा तो ये उनकी ही कृपा है। ये सब लोग सोच रहे होंगे कि आप नेता बनने आए थे, अभी नेता बन गए, मगर नेता बनने की ख्वाहिश अभी है? नहीं, इसको हम ये कहना चाहिए कि उससे हमारा दृष्टिकोण भी बढ़ता चला गया। और हमारा ये मानना है कि लोकतांत्रिक कोई भी देश जब होता है तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति जो वोटर होता है वो नेता ही होता है। तो इसको अब हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि अगर सड़क जगी रहेगी तो संसद सजी रहेगी, और संसद सजी रहेगी तो सड़क जगी रहेगी। तो अब 545 लोगों में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो एक अलग बात है। हम 145 करोड़ में शामिल होना चाहते हैं कि हम सड़क पे अच्छे हैं, तो सड़क को भी जगा के रखने के लिए बहुत आवश्यकता होती है। तो हमारा दृष्टिकोण बदला। हमारा ये मानना है कि लीडर जो होता है
वो लैडर के जैसा काम करता है। अच्छा लीडर वही है जो लैडर यानी सीढ़ी के जैसा काम करे, यानी नीचे से ऊपर लाने का काम करे। अब आज की तारीख में अगर हम उसको सिर्फ और सिर्फ राजनीति से जोड़ेंगे, राजनीति के भी दो अर्थ हैं हमारे लिए, चूँकि हमने बताया कि हमारा दृष्टिकोण विस्तृत होता चला गया। एक तो होता है राज करने की नीति और एक होता है नीति पूर्वक राज। तो इन तमाम चीज़ों को हम ये मान के चलते हैं कि हम और आप अगर चुनाव करने का हमारे पास अधिकार है तो इसका मतलब है कि नेतृत्व करने की हमारे और आपके अंदर क्षमता है। कुछ लोग नेता जो होता है वो इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ पोजीशन, इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ स्टेट, इट इज़ ए मैटर ऑफ पोजीशन कि कभी कभी आप को किसी को पुल करना पड़ता है और कभी कभी आपको नीचे जाके किसी को पुश करना पड़ता है। तो जो अपनी पोजीशन बदलते रहे, जैसे अपन होटलों में जाते हैं, रेस्टोरेंट में आप सब जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो मेन डोर होता है उसके ऊपर पुल और पुश लिखा होता है। और अक्सर हम और आपसे अधिकतर ये गलतियाँ होती है कि जहाँ पुल होता है वहाँ हम पुश कर देते हैं और जहाँ पुश होता है वहाँ हम पुल करने लगते हैं। ऐसा होता है। ये किसी भी नेतृत्व के लिए पहला सबक होता है कि पुल वाली जगह पे आपको पुश नहीं करना चाहिए और पुश वाली जगह पे आपको पुल नहीं करना चाहिए। तो ये मैं उसको इस तरीके से लेता हूँ, तो उसको ऐसे ही मान के चले। मगर चुनाव के पहले ऑफर तो बड़े मिलते होंगे। हाँ, मतलब हाँ, सबको लगता ही है कि, लेकिन अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस चीज़ को, बहुत ईमानदारी की बात है ब्रजेश, क्योंकि 1920 तक तो परम पूज्य दद्दा सशरीर मौजूद रहे, तो हमने अपने जीवन में जिस पल से पूज्य दद्दा के साथ हम मिले, हमने अपने निर्णय लेने बंद कर दिए। हमारा ये मानना था कि हम साधन हैं और साधक कोई और है। आप सिर्फ एक किसी बड़े योद्धा के बनाए हुए शस्त्र हैं, तो तलवार की अभिलाषा नहीं होती, वो योद्धा की अभिलाषा होती है। योद्धा का मन उसको तलवार को म्यान में रखे या योद्धा का मन तलवार को मैदान में उतारे। तो हमारा अपना ये मानना है कि जीवन जो है वो कभी भी योजनाबद्ध नहीं चलता, वो ट्रुथ ऑफ द मोमेंट है। हर पल का एक सत्य होता है। इस पल का सत्य ये है कि आशुतोष राणा और ब्रजेश राजपूत आपस में मिलकर विस्तार न्यूज़ के ऑफिस के अंदर सब तमाम मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ आपस में एक दूसरे के साथ हार्ट टू हार्ट बात कर रहे हैं। ये इस पल का सत्य है। इसके पीछे बड़े से दुनिया का बड़े से बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति यदि हम उससे कहें कि तुम या तो पीछे गए हुए समय को वर्तमान में स्थापित कर दो या आने वाले समय को आज उपस्थित कर दो, तो वो कहेगा कि मैं सब कर सकता हूँ लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकता। तो हमारे और आपके हाथ में ना अतीत है ना भविष्य है, हमारे और आपके हाथ में ये वर्तमान का ये क्षण है जिसे हम और आप अभी, अब ये जो बोला ये अतीत हो गया, इसको हम जी रहे हैं। तो हमारी पूरी ऊर्जा और रुचि अब यही रहती है कि वर्तमान के अपने हिस्से में आने वाले समय को पूरी शिद्दत के साथ जिया जाए, पूरी क्षमता के साथ जिया जाए, जो मिल रहा है उसको आनंद के साथ किया जाए। तो आनंद जो है वो परिणाम में नहीं है, आनंद प्रक्रिया में है, अगर हम और आप जैसे देखते रहें। क्योंकि जैसे ही आप प्रक्रिया से परिणाम पे पहुंचते हैं तो वो जो दूज के चंद्रमा के ऊपर जो हमेशा कविताएं लिखी जाती हैं उतनी कविताएं पूर्णिमा के चांद पे नहीं लिखी जाती हैं, क्योंकि पूर्णिमा के चांद के बाद डिटोरिएशन है, लेकिन दूज के चांद में हमेशा निरंतर। कविताएं लिखने का ख्याल नहीं आता, किताबें तो हाँ, कविताएं लिखने का ख्याल आता है, कविताएं भी लिखता हूँ, लेकिन कविताओं को अभी तक ये कहना चाहिए कि प्रकाशित नहीं किया है। तो अभी जो कविताएं हम लिखते हैं वो स्वतः सुखाए लिखते हैं और उसको सोशल मीडिया पे हम बीच में बचपन में वो सॉरी कॉलेज के दिनों में जो कविताएं होती थी वो जो तुम्हारी कविता थी कि चींटी चढ़ी पहाड़, अरे एक बार सुना दो। अब वो हम लोगों को, क्योंकि क्या है कि अब मलंगों का जीवन हमने जिया है, तो बैठे बैठे जीवन में आनंद ढूंढने की, तो इन लोगों को हम शेर वेर सुनाते रहते थे कि चींटी चढ़ी पहाड़ पे। अच्छा शेर है, ध्यान दीजिएगा कि चींटी चढ़ी पहाड़ पे, कि चींटी उस पार उतर गई। तो ये सब हम लोग दंद फंद कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें करते रहते थे और बड़ा आनंद आता। शेर खत्म हो गया बस। तो जितना है उसको, पहली लाइन को जितना रस लेके आप जिज्ञासा उत्पन्न कर सकते हैं सुनने वालों में, आप करते रहिए, उसके बाद दूसरी लाइन का कोई महत्व नहीं। ऐसे कर कोई और शेर तुमको याद आ रहा हो? अब सुना है
मतलब तेरी जुल्फ हैं या रात के काले साए, ऐसे ये सब बदमाशियाँ जो यूनिवर्सिटी के समय होती थी हम लोगों की, कि तेरी जुल्फ हैं या रात के काले साए, और तू सर मुंडवा दे तो सवेरा हो जाए। तो ये सब जो एक जिसको ये कहा जाए कि संगति में विसंगति पैदा करने का काम, और इसी का परिणाम है कि मौन मुस्कान की मार हमारी पहली किताब रही कि व्यंग। हमने राम राज्य को पहले नहीं लिखा, हमने व्यंग को पहले लिखा, और व्यंग की तस्वीर ही यही होती है, उसकी तबीयत ही ये होती है कि समाज के विकृत अंग को व्यवस्थित कुछ इस तरीके से कहना कि समाज को सच्चाई का पता भी लग जाए और उसको बुरा भी ना लगे। अच्छा, इसमें बहुत सारे तुमने कैरेक्टर रखे हुए हैं। हाँ, नए नए टाइप के कैरेक्टर। हाँ, बहुत सारे, हर एक आदमी, हर किस्सा किसी कैरेक्टर पे है। हाँ, तो एक कैरेक्टर पे उतरना तो अभिनय है, मगर उस कैरेक्टर को ऑब्जर्व करना और फिर उसको लिखना। तो इस किताब का सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा है? इसमें सारे कैरेक्टर बहुत अद्भुत हैं। अगर हम देखें तो इसकी जो अब जैसे प्रकथन है, जहाँ पे जो आप अपनी बात लिखते हैं, तो वो भी एक किस्म का एक व्यंग है कि उसको हमने व्यंग की तर्ज पर ही लिखा है। अगर आप देखेंगे कि भाई मैं जब 9th क्लास में था तो हम लोग स्कूल से चले आ रहे थे। हमारा स्कूल जो है वो टेढ़ मोहल्ला पे होता था। टेढ़ मोहल्ला मतलब यानी टेढ़े रास्ते से होते हुए जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसको टेढ़ कह देते हैं। तो हम लोग पैदल चले आ रहे थे, हम 2 मित्र थे, हम घाटी से उतर रहे थे, और हमारे मित्र उस दिन हम लोगों को मैथिली शरण गुप्त जी, जिनकी जयंती अभी आने वाली है, कविता सुना रहे थे कि जो स्कूल में उस समय पढ़ाई गई थी क्लास में, कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में स्वच्छ चांदी, ऐसे वो सुनाते हुए चले आ रहे थे। क्योंकि वो स्कॉलर थे, और स्कॉलर होने के साथ साथ उनके अंदर एक मानसिकता थी कि मैं स्कॉलर हूँ, तुम मेरी इस पात्रता को मानो। तो व्यक्ति व्यक्त करता है ना। तो मैं भी सुनते हुए चले आ रहे हैं, 2 बच्चे चले आ रहे हैं। अचानक मैंने देखा कि मैं ये चल रहा हूँ, मेरे मित्र ये चल रहे हैं घाट से, और मैंने देखा कि मेरे मित्र साइकिल के अगले पहिए पे फंसे हुए सर चले जा रहे हैं, और गए और जाके धड़ से एक पेड़ से आगे टकरा के, इमली का पेड़ था, उससे टकरा के गिर गए। और जो अभी तक अनुप्रास अलंकार हमको सुना रहे थे, तो अचानक देखा कि वो और साइकिल वाले दोनों की झूमा झटकी शुरू हो गई। अशिष्ट अनुप्रास अलंकार का उनका दौर शुरू हो गया। हुआ ये था कि वो जो पीछे आदमी आया था वो भी हमारी ही उम्र का लड़का था, वो साइकिल चलाना सीख रहा था, और वो एक आंख का था। तो वो बेचारे उससे कंट्रोल संभला नहीं, तो वो पीछे से लेकर घुस गया और उनको और जाके टकरा गए। अब उनकी झगड़ा हो रहा है, सारे कनवा बोले हम कनवा हैं, तुम्हारे बाप के तो कनवा नहीं, हम एक आंख से देखा तो है का, और उनकी झूमा झटकी शुरू हो गई, मारपीट, धूल दूसरे तो हो गए। हमने छोड़ाया और उनको लेके गए। तो उनके जो पिताजी थे उनको हम लोग कहते थे फुर्तीले फूफा। फुर्तीले फूफा। अब फुर्तीले फूफा का क्या था कि फुर्तीले फूफा इसलिए कहते थे कि उनके शरीर में हड्डियां हैं या रबर, ये समझ में नहीं आता था। आपको लगेगा कि वो दाएं हाथ से प्रहार करने वाले हैं, अचानक बाएं हाथ चटाचट चल जाएगा। आपको लगेगा कि वो अभी बाल दोनों हाथों से बाल पकड़ के झंझोड़ने वाले, पता लगा कि वो पैर उठा के झापड़ मारते थे। पैर से लात नहीं, उनको झापड़ मारने की कला आती थी पैर से, वो इतने फ्लेक्सिबल थे। तो उन्होंने जैसे ही उसको देखा, और अपने यहाँ क्या है कि भारतवर्ष में पिताओं को सच उगलवाने की एक उनके पास जो मशीन है, वो टेक्निक है, आते ही साथ उन्होंने 3-4 लपड़ उसको मारे। तो इससे क्या होता है कि आपकी सोचने की मशीन में एरर आ जाता है, फिर आप झूठ नहीं बोल सकते, फिर जो घटित हुआ है आपको वो बोलना पड़ता है। तो उन्होंने आते ही साथ लगे को कहाँ से नल्ली से उठा के ले आया जो को आए, और 3-4 लपाड़े उसको दिए, और उसकी जब तक वो बोलता और आते, तो इतने में जो जिसने साइकिल की थी तो वो अपने पिताजी के साथ आ गए। अब फुर्तीले फूफा की सिर्फ यही एक विशेषता नहीं थी, उनकी एक विशेषता ये थी कि वो ऊंचा भी सुनते थे। तो उनसे बात करते समय बड़ा सतर्क रहे। वो आपने कही काय तो वे सुन लें चाय, ठीक है, आपने कही कि माफ़ी तो वे सुन लें काफ़ी, ठीक है। अब बच्चों को छोड़ के बापों में झगड़ा होने लगा। बोले कि जो मोड़ा हमाओ है, और अगर वो कनमा का जो जन्म से तो कनमा है नहीं है, वो कि अगर गिल्ली डंडा खेलत में वो की एक आँख फूट गई तो तुम्हारे बच्चा को का अधिकार है कि वो कनवा। बोले हम एक बार नहीं 100 बार कनवा गए, सारे कनवा कनवा कनवा। बोले नहीं, इससे माफ़ी मांगो, काय की काफ़ी, काफ़ी नहीं चलेगी तय पे तुम्हारे जैसा चर्ची गंजेड़ नहीं। मतलब अरे हम माफ़ी की कह रहा, काफ़ी बिल्कुल काफ़ी की कोई बात नहीं होगी। अब मतलब इस तरीके की झंझट।
अब वहाँ से इतने में जब इन दोनों पिताओं का झगड़ा हो रहा तो मेरे पिताजी आ गए। अब पिताजी का हमारे रुतबा था और वो दोनों बड़े भाइयों को बड़े भाई का दर्जा देते थे, तो उन्होंने आते साथ पहले उनसे कहा कि ये फालतू के बच्चों जैसी हरकतें मत करो, हटो। नहीं माने तो पिताजी ने दोनों को दो दो झापड़ रसीद किए। तो दोनों एकदम से उस झापड़ का प्रताप ये हुआ कि दोनों अलग हुए। और जो सूक्ति वाक उस समय पिताजी ने हमसे बोला वही मौन मुस्कान की मार की उत्पत्ति का कारण है। वो बोले कि भैया देखो का होता है कि कनवा से कनवा कहो तो तुरत जे है रूठ। अरे धीरे धीरे पूछ लो कि कैसे गई थी फूट। तो बोले तो वही जो प्रेरणा रही और इस वजह से जो संगति में विसंगति और विसंगति में संगति देखने का जो हुनर होता है, जिसके कारण हास्य और व्यंग पैदा होता है, तो वही वृत्ति हमारी रही है। चूंकि मगर इस किताब में तो गजब हास्य बिखरा है। हाँ, तो इसमें जितने कैरेक्टर हैं गप्पी ब्रजेश, और पप्पी, भक्क नारायण महाराज, गुचई का गीता ज्ञान, लामचंद की लाल बत्ती है ना। लामचंद उनका नाम रामचंद्र था, लेकिन वो रा को ला बोलते थे। लपटा महाराज है राम रवा लपटा महाराज। हाँ, धप्पू। हाँ, ये क्या है, कहाँ से ढूंढ लेते हो सर? ब्रजेश क्या है, हमारा ये मानना है कि एक तो होती है किरदारों की कहानियाँ और एक होती है कि हमारी मानसिकताओं के ऊपर हम किरदार गढ़ते हैं। तो ये मानसिकताओं को ध्यान में रखते हुए गढ़े गए किरदार हैं। इनमें से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। ये सिर्फ आपको ये पढ़ के इसलिए ये लगता है कि ऐसे व्यक्ति को तो हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा और आपका परिचय उस मानसिकता से होता है। मानसिकता मगर वो है नहीं, लेकिन मानसिकता तो है। क्योंकि समान मानसिकता और विचारधारा में अंतर होता है। आइडियोलॉजी और मेंटालिटी, यही अंतर है ना, ये एक नहीं होती। लेकिन आज की तारीख में हम चूंकि सब लोग अब हम न्यूज़ में बैठे हैं तो हम मानसिकता और विचारधारा को एक मान लेते हैं। तो द्वंद्व आवश्यक नहीं है कि समान मानसिकता के लोग एक जैसी विचारधारा के हों, और ये भी आवश्यक नहीं है कि एक सी विचारधारा वाले लोग एक जैसी मानसिकता के हों। तो द्वंद्व जो विचारधाराओं के नाम पर हो रहा है आज की तारीख में, वो मानसिकताओं का द्वंद्व है। और चूंकि मानसिकता को सभ्य समाज में उतनी मान्यता प्राप्त नहीं है, इस वजह से हम उसके ऊपर विचारधारा का मुखौटा लगाकर अपनी मानसिकताओं के संघर्ष से लड़ते हैं। क्योंकि या तो आप हटी हैं या हटी नहीं है। तो ये क्या है? ये विचार नहीं है, ये आपकी मानसिकता होगी। तो उन मानसिकताओं को ध्यान में रखते हुए वैसे किरदार गढ़े गए हैं। और चूंकि हमारी कल्पनाशीलता अच्छी है और समाज को देखने के और लिए। बड़ी बात, राणा उस जगह से आते हैं जहाँ से आचार्य रजनीश, जिनको हम ओशो के नाम से जानते हैं, ओशो भी गाडावारा के ही थे। और ओशो ने कभी कुछ लिखा नहीं, उनकी 250 से ज़्यादा किताबें हैं, सब उनने कहा है। जैसे ये कह रहे हैं ना, ऐसे ही वो कहते रहते थे, अपने मित्रों से बोलते थे, फिर अपने अनुयायियों से बोलते थे, और हमेशा कहा है और अलग अलग लेवल पे कहा है। जैसे इनका ये लेवल अलग है और ये लेवल एकदम डिफरेंट है। मैंने कल्पना नहीं कर सकता कि इस लिखने वाले ने जितना खूबसूरत व्यंग लिख रहा है अचानक इस पे आ जाएगा। तो राणा, इतना बड़ा जो ट्रांसफॉर्मेशन है कैसे हो गया? ये अगर देखा जाए तो अब परमात्मा श्री राम, रामायण हमारे लिए हमेशा से, चूँकि जैसा कि हमने बताया कि 16.5-17 वर्ष की उम्र में हम परम पूज्य गुरु, मतलब हमारी माता जी का देहावसान हुआ 1984 22 जनवरी, ठीक, और 1 जुलाई को उनका जन्म होता था, जन्म दिवस था। आप इस बात को विश्वास मानेंगे कि परम पूज्य गुरुदेव भगवान से मेरी मुलाकात 1 जुलाई 1984 को ही हुई। तो मतलब माँ की गोद से निकल के मैं सीधा महात्मा की गोद में आ गया। तो चूंकि वो जो एक आपके पास लगातार निरंतर जो धार्मिकता, आपकी जो शास्त्रीय ग्रंथों के साथ जो मेरी संगत बनी रही दद्दा की वजह से, और हमारे लिए हमेशा से मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो हैं वो आनंद का विषय रहे हैं। क्योंकि हमारा ये मानना हमेशा से रहा है कि भाई त्रेता युग में राम राज्य हुआ, लेकिन उसके पहले भी शासन व्यवस्थाएं थी और राम के बाद भी शासन व्यवस्थाएं थी। फिर ऐसा क्या है कि जब भी कभी हम श्रेष्ठतम शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो हमारी कल्पना के पहले पायदान पर राम राज्य होता है, शिव राज्य नहीं होता, कृष्ण राज्य नहीं होता, बुद्ध राज्य की हम बात नहीं करते,
हम महावीर राज्य की बात नहीं करते। चाणक्य जैसे हमारे पास बहुत बड़े चिंतक, विचारक, राजनीतिक, कूटनीतिज्ञ हुए, हम चाणक्य राज्य की बात नहीं करते। हम जब भी कभी रेफरेंस देंगे तो ऐसा क्या था, तो वो चूंकि हमारे अंदर उनके प्रति एक किस्म की अनुराग था, और रामलीलाओं से हमारी शुरुआत हुई है। अभिनय रामलीला से। अभिनय हमारा रामलीला से शुरू हुआ। तो रामलीला में क्या बनते थे आप? रामलीला में भिन्न भिन्न किस्म के मन में बनने की इच्छा थी रावण, लेकिन उम्र साथ नहीं देती थी। अब छोटे से बच्चे को तुम इतना बड़ा किरदार पहना दो, कैसे संभव होगा। तो रावण का जो किरदार था वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता था। कारण ये था कि रावण के अंदर दुनिया के सारे लोगों ने जो जुड़कर प्राप्त किया, रावण ने वो राम से लड़कर प्राप्त कर लिया। क्या बात है। रावण एक ऐसा चरित्र हमारे अंदर ये था कि कुछ लोग जुड़कर लड़ते हैं और कुछ लोग लड़कर हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। तो उसकी जो पूरी की पूरी यात्रा हम देखेंगे तो हमको ये लगता था कि ये कितनी कमाल की, कि जिसने शिव को साधा हो, जिसने शक्ति को साधा हो, जिसने अपनी उसकी पूरी की पूरी जो जीवन यात्रा अगर हम देखें तो कामना से प्रेरित है, और सारी की सारी चीज़ें कि तप से, साधना से जो सत्ता की तरफ बढ़ा है, और राम का जो जीवन है वो सत्ता से साधना की तरफ बढ़ा है। तो अगर इन दोनों के जो कॉन्ट्रास्ट हैं तो हमें हमेशा से लुभाते थे। यहाँ आप जबकि आपके आने की चर्चा हुई तो सब लोग के मन में ये बात थी कि आशुतोष आएंगे तो उनसे वो जरूर कहलवाएंगे शिव स्त्रोत, जो क्योंकि आशुतोष तो आपका नाम। हाँ, बिल्कुल। हम मतलब आशुतोष, हमें तो देवादिदेव महादेव जो हैं उनके बारे में बोलना, उनके बारे में सुनना, उनके बारे में सोचना हमारे आनंद का विषय इसलिए है क्योंकि शिव बड़े अद्भुत हैं। कैसे अद्भुत हैं? आपका नाम क्या है? हाँ? तो अगर रश्मि ने बनाया तो वो रश्मेश्वर महादेव हो जाएंगे। अच्छा, ब्रजेश अगर बना देंगे तो वो ब्रजेश्वर महादेव हो जाएंगे। पीपल के नीचे बना दो तो वो पिंपलेश्वर महादेव हो गए। नदी के किनारे बना दो तो वो नदेश्वर महादेव हो जाएंगे। तो मतलब जिसने बनाया वो उसके हो गए, और जहाँ बनाया वो वहीं के हो गए। अगर आपने बनाया तो वो अपने आप की जगह को नहीं, वो आपको प्रसिद्ध कर देंगे, और जहाँ पे बनाया वो व्यक्ति को प्रसिद्ध कर देते हैं और स्थान को सिद्ध कर देते हैं। मतलब बड़े बैरागी हैं, क्योंकि कहा ही जाता है कि घन घन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खदाने में, और 3 लोग बस्ती में बसाए स्वयं बसे वीराने में। तो चूंकि वो जो, और अगर देखा जाए तो देवादिदेव महादेव के जो परम शिव भक्त हैं, और वो एक ऐसे देव हैं कि जिनको सुर भी पूजते हैं और असुर भी पूजते हैं। उनके यहाँ राशनिंग नहीं है, स्कूटनी नहीं है उनके यहाँ, कि सकार और नकार की सम्मिलित ध्वनि ही ओमकार कहलाती है। जो सकारात्मकता और नकारात्मकता अगर हम देखें तो जब ये जुड़ जाते हैं तो उनकी जो स्तुति लिखी है रावण ने, वो इतनी नाटक में है, जो हमने नाटक में हमारे राम में है, तो चूंकि वो संस्कृत में है, बड़ी अद्भुत है कि जटाटवी गलज्वला वाली है ना जी। नहीं तो वो उसको हिंदी में हमने ताकि उसके जो शब्द हैं कि वो सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन समझ में लोगों को आता नहीं था, क्योंकि देवादिदेव महादेव के श्रृंगार का वर्णन कर रहा है रावण, है ना। वो उनके क्या स्वरूप है, उनके उस पूरे के पूरे स्वरूप को वो उतार के रख रहे हैं। तो उसको हिंदी में आलोक ने अनुवादित किया था। तो वो लिखते हैं कि जटाओं में है जिनके जल प्रवाह मात्य गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्व भुजंग का, डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं, जो उनको जैसा साध ले वे उसके जैसा भेष है। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल है, विलय भी वे प्रलय भी वे अकाल महाकाल हैं। उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया, वहीं के हो गए हैं वे जहाँ सुना शिव शिवम, डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम। तो वो अद्भुत पूरी है, 16 के 16 जो पद हैं उसके। तो हमारे मन में था, और ये आनंद का विषय है कि वो दूर दूर तक अब लोगों के सिर्फ कान का नहीं, वो कंठ का भी विषय हो गई है। बहुत से हज़ारों लोग मुझे मिलते हैं जिनको ये स्तुति याद है। और हम जानना, ये सब बैठे हैं, कुछ कुछ सवाल आपसे पूछते हैं। बिल्कुल, स्वागत।
नमस्ते सर। सर, जब भी आपका ये शिव स्त्रोत सुनते हैं और चीज़ें खराब जा रही होती है तो अपने आप पॉजिटिविटी आ जाती है, लगता है चीज़ें हील होने लग गई हैं, सब वापस से ठीक होने लग गया है। कितनी अद्भुत आपने बात कही। तो सर, ये मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आपने कहा आपकी कविताएं प्रकाशित नहीं हुई लेकिन आप लिखते तो हैं। अगर एक एक्सक्लूसिव हम लोग को सुनने मिल जाए तो इससे बढ़िया क्या होगा? बिल्कुल। मैं अभी जो चल रहा है कि दीवारों में दरवाजे तुम खूब बनाओ, दीवारों में दरवाजे तुम खूब बनाओ, पर उस पर पड़ी दरारें तुम तत्काल मिटाओ। धूप घाम वर्षा से बचने छत ढलवाओ, पर उसमें पड़ी दरारें तुम तत्काल हटाओ। और बेशक घर के आंगन को मैदान बना दो। बेशक घर के आंगन को बेशक, इसको जरा विस्तृत दृष्टिकोण से सुनना विस्तार से। कि बेशक घर के आंगन को मैदान बना दो, यदि आंगन उठे दीवार उसे तत्काल हटाओ। और घर में चूल्हे की अग्नि को मत बुझने दो, पर कपट कलह की अग्नि को तत्काल बुझाओ। तो ये इस समय जो चल रहा है वो एक कविता जो अभी अप्रकाशित है और अभी तक मैंने उसको सोशल मीडिया पे भी नहीं सुनाया Thank है, you sir इसके क्योंकि लिए। आपने हमसे कहा तो ये आपको। बिल्कुल। अब मेरा आपका जो नाम सवाल क्या है मैम? जी, अंशिका हमारे अंशिका एंकर दुबे। हैं और अंशिका दुबे। एंटरटेनमेंट प्रोग्राम भी करती हैं बढ़िया। मेरा नाम प्रतिज्ञा है और मैं अपने सवाल से पहले ये चाहती हूँ कि आपने हर जगह जहाँ भी आप गए रेणुका जी का जिक्र आप करते रहे हैं, तो जो कविता आपने उनके लिए लिखी थी, जो आपने पत्र लिखा था, वो एक बार पहले सुना दीजिए, फिर मैं अपने सवाल पर आऊँ। देखिए क्या है, वो रेणुका जी के लिए कविता है। अब रश्मिका को मैं सुनाऊंगा तो कैसा पर लगेगा? आप कई बार ऐसे सुना चुके हैं कि हाँ, हम सब सुनना चाहते हैं। नहीं, मैं आंख बंद करके मैं ब्रजेश की तरफ देख के सुनूंगा। नहीं, पीछे रेणुका जी का लगा हुआ है। तो प्रिय लिखकर नीचे लिख दूं नाम तुम्हारा, कुछ जगह बीच में छोड़ नीचे लिख दूं सदा तुम्हारा। क्या बात है। लिखा बीच में क्या ये तुमको पढ़ना है। ये सब लड़के भी सुन लें, कभी कभी आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं ना, आपके मन में होता है ज्ञानेंद्र, लेकिन अपन बोल नहीं पाते, तो कैसे बुलवाना है सामने से, ठीक है। क्योंकि ये कविता लिख के हुआ, उसका परिणाम ये हुआ था कि जो हम कहना चाहते थे वो रेणुका जी ने मुझसे कह दिया ये कविता सुन के कि राणा जी, आई थिंक आई एम इन लव विद यू। तो प्रिय लिखकर नीचे लिख दूं नाम तुम्हारा, कुछ जगह बीच में छोड़ नीचे लिख दूं सदा तुम्हारा। लिखा बीच में क्या ये तुमको पढ़ना है, कागज पर मन की भाषा का अर्थ समझना है। जो भी अर्थ निकालोगी तुम वो मुझको स्वीकार, झुके नयन मौन अधर या कोरा कागज, अर्थ सभी का प्यार। हमने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था कि कोई उत्तर हो, हम तो यही मान के चल रहे हैं। बिल्कुल। अब इससे जुड़ा मेरा ये सवाल है कि जब आपने पत्र लिखा रेणुका जी के लिए, अभी के ज़माने में क्या करते हैं लोग, टिंडर और बम्बल का ज़माना आ गया है, एक स्वाइप से रिलेशन या तो स्टार्ट कर लेते हैं या दो लफ्ज़ों से ख़त्म कर लेते हैं। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या सिखाना चाहेंगे आप? देखिए, एक होता है सब हर युग की अपनी अपनी चाल चलन होते हैं। अब हमसे पहले वाले लोग पत्र लिखते थे, या हम ही लोगों ने पत्र का आखिरी दौर मेरे ख्याल से हमने देखा होगा। कम्युनिकेशन की जो बात होती, तो एक तो होता है कि कम्युनिकेट करना और एक होता है कनेक्ट करना। तो ये पूरा का पूरा निर्णय आपका हमारा है। तो मैं एक सुझाव सिर्फ यही देता हूँ कि रिश्ते बनाने से पहले पूरी आंखें खोल के रखिए, और रिश्ते बनाने के बाद अपनी आधी आंखें बंद कर लीजिए। तो बनाने के लिए पूरी दृष्टि आवश्यक है और बचाए रखने के लिए आधी दृष्टि आवश्यक है, कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको इग्नोर करनी पड़ती हैं। क्या बात है। तो अगर आप बना के रखना चाहते हैं, और होता क्या है, हम उल्टा करते हैं, हम बनाने के पहले अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और बनते ही साथ फिर हम आंखें खोलते हैं तो वो रिश्ते चल नहीं पाते। बहुत सुंदर। तो कभी भी जो चीज़ होती है, क्योंकि हमारी और आपके जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति अगर कुछ होती है तो संबंध होते हैं। अकेले पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मित्रों की भी मैं बात कर रहा हूँ। अपरिचितों के साथ भी आपका एक संबंध होता है। तो संबंध में प्रेम नहीं,
संबंध में सम्मान प्रमुख आवश्यक होती है। अगर आप एक दूसरे की यहाँ पे ही विस्तार में एक दूसरे को प्रेम करें या ना करें, लेकिन अगर एक दूसरे का सम्मान करने लगें, तो मैं ये बता रहा हूँ कि अभी 3 मंजिल की है ना बिल्डिंग, 30 की हो जाएगी। क्या बात है। लेकिन वो जो एक जो हम जो सलाह आपने, चूँकि अच्छा सवाल, और ये सिर्फ आपने पूछा उस संदर्भ में, लेकिन एक जो मैं अपने जीवन में सूत्र अप्लाई करता हूँ, और इसी का कारण है कि जो ब्रजेश हमसे कहते हैं कि मेरे मित्र, जहाँ पे लोगों को एक मित्र नहीं मिलता और हमारे पास एक शत्रु नहीं है हमारा, तो जो सबसे अद्भुत बात होती है, तो एक्सेप्ट, एक्नॉलेज एंड एप्रिशिएट। व्यक्ति हो, विचार हो, स्थिति हो, परिस्थिति हो, कुछ भी हो, उसको सबसे पहले तो एक्सेप्ट कीजिए, उसके बाद उसको एक्नॉलेज कीजिए कि है क्या ये, और फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट के बाद उसको एप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति, विचार, वस्तु में एक एप्रिशिएटिंग पॉइंट होता है, हर में होता है। वो किसी में भी अगर आप देखें, तो जैसे ही अगर आपने ये अप्लाई करना शुरू किया, विश्वास कीजिए, आप देखेंगे कि आपको एक बड़ी अच्छी कहानी है ब्रजेश। देवों और दानवों को लगा कि ब्रह्मा जी पार्शल है। सुनिए आपने कथा? नहीं। बोले कि ब्रह्मा जी पार्शल हैं, देवताओं को ज़्यादा महत्व देते हैं और दानवों को ये थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं। देवता दानव चले गए कि आप पक्षपाती हैं। उन्होंने कहा भाई नहीं हूँ मैं पक्षपाती। बोले नहीं, आप आंखों देखो चेतनो, मुख देखो व्यवहार करत हो। बोले भैया नहीं है, हम दोनों ही हमारे बच्चे हैं। बोले नहीं, आप पक्षपाती हैं, आप मुंह देखी बात करते हैं, और जब हम लोग सामने होते हैं, लेकिन आपकी आंख में हमारे लिए आदर नहीं होता, आप देवताओं को ज़्यादा महत्व देते हैं। बोले ठीक है, चलो अब आज हम प्रमाण कर ही देते हैं कि अगर तुम ये कह रहे हो कि देवता हमारी प्रथम लिस्ट में आते हैं, तो उसका कारण क्या है। उन्होंने सारे दानवों के हाथ में बांस को खपच्चियाँ बांध दी और उनके सामने लड्डुओं के थाल रख दिए और उनसे कहा कि बिना हाथ मोड़े तुम ये लड्डू खाओ। उंगलियों में भी बंदी, सब ये हाथ नहीं मोड़। तो अब दानवों ने वहाँ पे लड़ुआ उठा के फेंकना शुरू कर दिया, क्योंकि हाथ तो मोड़ना पड़ेगा खाने के लिए। ध्यान रखिए, जीवन में मुड़ना बहुत आवश्यक है। अगर आप अपनी क्षुधा पूर्ति करना चाहते हैं तो मोड़ लेना परम आवश्यक है, और अगर आप अकड़े हैं तो खा पाएंगे। साहब लड्डू छितिविति हो गए, उड़ गए, इधर उधर चले गए। देवताओं की बारी आई, देवताओं को भी सेम पैटर्न पे बांधा गया। उन्होंने क्या किया कि 2 देवता एक दूसरे के सामने बैठ गए, अपने अपने थाल रखे, अपने थाल का उसके थाल का लड्डू उठा के सामने वाले देवता को खिलाया, सामने वाले ने इसको खिलाया और मौज में रह गए। तो ये जीवन का प्रथम नियम है। हम और आप कभी भी सेल्फ मेड नहीं होते, हम परस्पर निर्भर हैं। अगर कोई ये कहता है कि मैं सेल्फ मेड हूँ, तो नहीं, कोई तो है जिसने आपको एक टेका दिया है, और एक टेका देने के बाद तो उसको अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए। आप देखिए, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका बाजार हो, ये सब परिस्थितियाँ आएंगी जाएंगी, होता रहेगा ऊंच नीच, लेकिन ज़रा इस सहला के टहला के एक दूसरे को ज़रा आँख में आदर, प्रेम भली ना हो, काम के प्रति आदर हो, तो फिर आप देखेंगे। तो मैं यही सलाह देता हूँ कि उसको ज़रा एक बार अख्तियार करके देखें। और दूसरा, चूँकि आपके ऊपर भी लोग होंगे, यहाँ पे ब्रजेश हैं, ज्ञानेंद्र हैं, ऐसे ही है ना, इनके ऊपर भी लोग हैं, झंझटें तो होती रहेंगी। जिससे निपटने का कारण क्या है, तरीका क्या है? फर्स्ट ओबे। ये मेरे पिताजी ने मेरी पत्नी को दिया था, रेणुका जी को, ये सूत्र। फर्स्ट ओबे देन आर्ग्यू। हम और आप क्या करते हैं, हम पहले आर्ग्यू करते हैं, उसके बाद हम अनुपालन करने का प्रयास करते हैं। तो फिर आपके अनुपालन का महत्व नहीं रह जाता। फिर ब्रजेश कहेंगे बहुत बहस करती है ये रश्मि। अब फिर हमने डांटना पड़ा, फिर उनको करना पड़ा। अब जो राणा की जो नई किताब आ रही है ना, वो इसी पे है। नहीं, वो आ चुकी है, आशुतोष नीति जीवन की रीति, यानी सेल्फ मेड, सेल्फ हेल्प ग्रुप की किताब है। सेल्फ हेल्प वो जो सेगमेंट है उसकी किताब है।
बहुत बढ़िया, आप सब जरूर पढ़िएगा। सर मेरा नाम अंजलि है और जी। क्योंकि संबंध की बात क्या नाम बताया? अंजलि सर। अंजलि। जी आप भी अंजलि हैं? अंशिका। सर, संबंध की बात आप कर रहे हो तो अक्सर जब भी आप अपने प्रेम प्रसंग का जिक्र करते हो तो आप कहते हो कि रेणुका जी और आपकी पर्सनालिटी काफ़ी विपरीत है, काफ़ी ऑपोजिट है। तो जब ऑपोजिट, वैसे तो साइंस कहती है ऑपोजिट अट्रैक्ट, लेकिन फिर भी माशाल्लाह आपकी शादी को कुछ 22-23 साल तो हो ही चुके हैं, अच्छे खासे गुजरे हैं। लेकिन जब विपरीत पर्सनालिटी के लोग एक साथ आते हैं तो कुछ चुनौतियाँ भी होती हैं, लेकिन उस चीज़ का कुछ फ़ायदा भी होता है। और ये सवाल मैं इसीलिए भी जानना चाहती हूँ क्योंकि हमारे विस्तार न्यूज़ के 2 संपादक जो हैं, एडिटर इन चीफ ब्रजेश सर और एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानी सर, ये दोनों विपरीत पर्सनालिटी के लोग हैं। ये दोनों भी एक साथ विस्तार को बहुत सही तरीके से चला रहे हैं। तो मैं बस वो फ़ायदे और चुनौतियाँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप विपरीत होते हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक तरफ चित्त होता है, एक तरफ पट होता है, लेकिन सिक्का तो एक ही होता है। इसके फायदे, अगर आप विपरीत हैं तो आपके पास एक नया एक्सपोजर, एक नया जोनर मिलता है। जैसे 2 योद्धा जब लड़ते हैं मैदान में 100 लोगों से, तो आप ये देखिए कि दोनों फ्रंट करके नहीं लड़ते हैं, दोनों पीठ पे रहते हैं एक दूसरे की। तो जब आप पीठ पे रहते हैं एक दूसरे की, तो आपको, हर योद्धा को ये पता होता है कि मैं पीछे से, मुझे तो आगे वाले वॉर को, आगे वाले चुनौतियों को मुझे समाप्त करना है और पीछे से मुझे निश्चिंत रहता है। तो दोनों, जबकि है पीठ, विपरीत हैं दोनों। तो सबसे बड़ी सुविधा, बाहुबली में देखा होगा, है ना, सबसे बड़ा लाभ यही होता है। और इसको, इस लाभ को जो बुद्धिमान लोग होते हैं, फिर 1 और 1 11 भी होता है, 1 और 1 2 भी होता है, और 1 और 1 1 भी होता है। और गृहस्थी का मतलब ही यही होता है कि जिस घर में घुस के आपकी हस्ती समाप्त हो जाए, उस अवस्था को आप गृहस्थी कहते हैं। अब हस्ती क्या है? हस्ती क्या है? कोई हस्ती नहीं। हमारी उपलब्धियों से पैदा होने वाले अहंकार। आशुतोष राणा बोले क्या? बोले कि साहब फिल्म फेयर अवार्ड्स, साहित्य अकादमी अवार्ड तो उपलब्ध हुआ, तो उससे पैदा होने वाला अहंकार हमारी हस्ती हो गई। तो घर की 4 दीवारी के अंदर घुस के आपकी उपलब्धियां बाहर दहरी पर गिर जाएं और घुसे, तो वह व्यक्ति घुसे जो उपलब्ध हुआ है, उपलब्धियां ना घुसे। तो ये आपका घर है। इस 4 दीवारी के अंदर घुसते साथ ही आपकी हस्ती समाप्त हो जाए तो आपका घर सुधरा रहेगा। और होता क्या है कि हम घर में तो हस्ती बनाते हैं अपनी, और बाजार में अपनी हस्ती समाप्त कर देते हैं। इसलिए परिवार भी बिगड़ जाता है और बाजार भी बिगड़ जाता है। तो विपरीत होने का लाभ यही होता है, और विपरीत होने का चुनौती भी यही है कि हस्ती को समाप्त करना। तो जब आप हस्ती समाप्त करना चाहते हैं अपनी, तो सामने वाले की हस्ती एक्नॉलेज करेंगे ना, तो एप्रिसिएशन शुरू हो जाता है, एक्नॉलेजमेंट शुरू हो जाता है कि जो मुझ में नहीं है वो तुम में है, कि ना तुझसे ज़्यादा ना तुझसे कम, जितना तेरा गम उतना मेरा गम। क्या बात है। तो वो वाली जो बात होती है, तो हमेशा विपरीत परिस्थितियों को, विपरीत व्यक्तित्वों को, अगर ये मित्र होते हैं तो बहुत अद्भुत मित्र होते हैं, ये आप मान के चलिए। और वो इसलिए अद्भुत मित्र होते हैं क्योंकि वो दोनों के प्लस पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखें। मित्र दृष्टि से की अपेक्षा, अंजलि, कभी शत्रु दृष्टि से किसी को देख के देखिए। शत्रु दृष्टि से, जब हम किसी को मित्र दृष्टि से देखते हैं तो उसके अवगुण भी हमें गुण दिखाई देते हैं। दोस्त है यार, लेकिन शत्रु दृष्टि से किसी को देखिए, उसके अवगुण भी आपको गुण दिखाई देंगे। शत्रु दृष्टि की विशेषता है कि वो अवगुण नहीं देखती, उसको हर चीज़ अपने शत्रु की ये समझ में आती कि यार इसके पास ना ये जो है ना, ये तो वो जो चीज़ होती है। तो इसलिए शत्रु जो होता है मतलब विपरीत, विरोधी, इसको शत्रु से अपन वैसा वाला ना करें, विरोधी, विपरीत, वो तिरस्कार का नहीं नमस्कार का विषय होता है, क्योंकि उसकी उपस्थिति आपको सजग, सतर्क, सनद
और चौकन्ना करती है। बहुत बढ़िया। तो उसको नमस्कार करके देखिए आप एक बार। तो अगर ये एक दूसरे को नमस्कार करते रहेंगे तो आप उसका चमत्कार देखना। लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, यहाँ नमस्कार का चमत्कार देखने मिलेगा। हम चाहेंगे ज्ञानेंद्र कुछ पूछो यार, अपनी स्टाइल में। ज्ञानेंद्र कुछ नहीं पूछेगा, वो सुन रहा है, आनंदित है कि वो जो बोलना चाहते हैं वो मैं बोल रहा हूँ। ज्ञानेंद्र का जो शो है वो भी इसी अंदाज में होता है। हम कहते हैं हम लोग शो करते हैं, ज्ञानेंद्र बतकही करता है, एकदम संवाद करता है लंबे लंबे। तो अच्छा ये राणा जी आपको ये कुछ पूछना चाहती हैं राणा जी। आपने मेरा इंट्रोडक्शन तो पहले ही ले लिया, रश्मि राणा जी। तो मैं बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने कई तरह के रोल्स निभाए हैं, तो आपको कौन सा रोल है जो आपका फेवरेट है और आगामी फिल्मों में आप किस तरह के रोल्स निभाना चाहेंगे? बहुत ईमानदारी की बात है कि ऐसा कोई रोल नहीं मैंने निभाया जो मेरा प्रिय ना हो, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम करता ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे बैठ के चर्चा भी कर रहा हूँ तो चूंकि मेरा ये प्रिय विषय है इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर ये अप्रिय होता तो ये घटित ही नहीं होता। ये मुझे प्रिय हैं इसलिए मैं यहाँ पे बिना किसी औपचारिकता के हूँ। अगर अप्रिय होते, ज्ञानेंद्र ने हमको देखा लेकिन हमको एक्नॉलेज नहीं किया, हमें प्रिय हैं तो इसलिए हमने उनसे कहा उधर क्यों खड़े हो, इधर आओ। पहले कौन बोला था? उनका ये नहीं था कि वो अवमानना थी, हो सकता है संकोच हो कि यार क्या पता पहचान रहा है आदमी कि नहीं पहचान रहा। उनका रुतबा है, आपके यहाँ पे तो मालिक ही हैं ब्रजेश और ज्ञानेंद्र। तो अब इन अपने लोगों के सामने कहीं अपहचान का, तो वो जो चीज़ होती, तो मेरे जितने भी रोल मैंने किए हैं, लेकिन अब आप ये कहें कि चूँकि पहली मोहब्बत आपको याद रहती है तो इसलिए पहली कुछ सिनेमा आपको याद रह जाते हैं, पहली बरसात आपको याद रहती है, क्या बात है, पहले हादसा आपको याद रहता है, पहला किस्सा आपको याद रहता है, पहला खत याद रहता है। तो वो सब सारी चीज़ें। अब क्या है कि माफ़ी चाहते हुए आपको टोक रहा हूँ, जो अंजलि ने सवाल किया आपसे सर, बेसिकली हम लोगों ने क्या है अपना दोनों का विषय समझ लिया। अब जब ये इंटरव्यू की तैयारी हो रही थी तो इंटरव्यू की तैयारी के पहले ब्रजेश जी आए और बोले देखो, मैंने कहा डिमांड जनरेट कीजिए, आप बताइए चाहिए क्या है, कहाँ कैमरा लगाना है, कहाँ जीवी लगाना है, कहाँ लाइट आना है, कहाँ मंगवाना है, ये करना। तो मैं व्यवस्थाओं में था और मैं जब ये किसी काम में रहते हैं तो मैं उसको कैसे ही अच्छे से हो जाए उसमें रहता हूँ, तो इसलिए मैं बहुत पीछे था। मैं इनसे सुबह बोला, मैंने कहा मेरी कोई भूमिका है, अरे आ जाना यार, कैसी बात कर रहे हो। तो आपसे मिलना, आपको देखना, आपको सुनना, ये प्रतिज्ञा ने भी कहा ना कि जब उसको, किसने कहा, तुमने कहा कि जब आपका शिव तांडव सुनते हैं तो लगता है बहुत पॉजिटिविटी आ गई है। ऐसे ही मेरे, जब मैं दूसरे चैनल में था तो एक बार कुमार विश्वास आए थे तो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, फिर मैंने कहा कि पैसा बहुत लेते हैं। तो नहीं, हमने कहा नहीं, हम 15 लाख में बुलाएं। आप सुन, तो मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ। और पैसे दे रहा हूँ। अरे नहीं, आप चैनल में बुलाए थे यार ये। तो मैं ये इंटरव्यू अच्छा हो जाए और सब व्यवस्थित हो, उस व्यवस्था में लगा था। और निर्देश आपके ये प्रिय मित्र ही दिए थे, इन्होंने कहा था तुम व्यवस्था देख लेना। अकेले बहुत क्लास लगाते हैं। ये हम कहाँ, हम तुम्हारी तरफ से ही बोले। बताओ अंशिका, प्रतिज्ञा बताइए, मैंने क्या उत्तर दिया है बताओ रश्मि। मैंने यही कहा ना कि मैं ये समझ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि उनके मन में कहीं कोई वो था, लेकिन प्रिय है ना, तो हमें दिखे। तो अगर हमने पहले बुला लिया तो इसमें क्या, तो घर में घुसते ही साथ हस्ती समाप्त हुई ना। तो हमारा ये सिर्फ थॉट नहीं है, ये हमारे जो हम विचार हैं वो आचार में भी हमने परिणित किया। नहीं तो पता लगी चीन के भी आदमी नहीं चीन है। चीन का मतलब बुंदेलखंड में आप सब मत बोलो। ये प्रज्ञा है सर, और ये बहुत अच्छा मंच में नाटक करती है, बहुत अच्छा थिएटर करती हैं, थिएटर करती है। और 9 बजे जो सर का शो जा रहा है वो यही बनाती है। अब इनके पास बहुत प्रेशर था, बोले मैं तो कुछ पूछ नहीं पाऊंगी। तो मुझे लगता है जिसके पास प्रेशर हो उसको पहले फ्रंट में करना चाहिए। तो प्रज्ञा, जो भी अरमान है दिल में, हाँ जल्दी से। तो सर मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मैंने NSD भी किया था और स्कॉलरशिप होल्डर भी हूँ थिएटर में। 10-15 साल से थिएटर कर रही हूँ, 7वीं क्लास से। पहला नाटक आलोक चैटर्जी सर के साथ किया था, उरुभंगम।
चलता है। अब प्रोफेशन और पैशन में थोड़ा सा डिफरेंस मैंने क्रिएट कर दिया है। आपसे सवाल पहले पूछती हूँ, संघर्ष मूवी को हमने देखा है। मेरी मम्मी जब संघर्ष मूवी आती थी तो ये बोल दिया करती है, तुम रात में मत देखो क्योंकि तुम फिर सोओगी नहीं, तुम रोगी डरोगी आंखों से। आपने अभी आंखों के बारे में बात की है तो मेरे मन में आ रहा था ये सवाल पूछ ही लेती हूँ जो घर में उठता है, इन आंखों के पीछे क्या संघर्ष रहा, मैं ये जानना चाहती हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी पर्सनैलिटी में हमको रोल्स मिल जाते हैं। आशुतोष राणा की भाई आंखें बहुत अच्छी हैं, उसको हम नेगेटिव रोल दे देते हैं, लेकिन इन आंखों के वजह से मतलब ऐसा कोई रोल जो स्किप हो गया हो, मैं वो जानना चाहती हूँ। मतलब ये आंखें मतलब कभी कभी ऐसी खटक गई हो कि अरे यार ये आंखें नहीं होती और ये नहीं होता तो हमको ये मिल जाता है। नहीं, मुझे नहीं लगता, मेरा अपना ये मानना है प्रज्ञा कि हम इंसान को टोटलिटी में देखते हैं और ये जो हैं वो आपके अंतस के द्वार हैं। तो दरवाजे देख के कोई घर के अंदर क्या है उसकी अंदाज, मुझे अभी तक ऐसा कोई स्मरण नहीं आता कि आँख के कारण कुछ मुझे मिला हो या आँख के कारण मुझे कुछ छूटा हो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो कुछ भी मेरे पास है वो आँख के कारण ही है। आँख के कारण मतलब क्योंकि आँख तो यंत्र है, इससे आप सिर्फ देख, जिन आँखों से आप दुनिया देखते हैं क्या उन आँखों को आप देख पाते हैं? तो ये यंत्र है, देखने वाला कोई और है और दिखने वाला कोई और है। बल्ब है, फ्यूज हो गया तो क्या इलेक्ट्रिसिटी चली गई? उस बल्ब से बहने वाली बयार विद्युत कुछ और थी और वो कहीं और से आ रही थी। तो ये तो अगर हम और आप ये देखें कि लोग कह दें, अपीलिंग कह दें, हमारी चूँकि एक आदत है हम लोगों की कि हम एक पर्टिकुलर फीचर हमेशा जब होते भी हम लोग तो हम क्या कहते हैं कि यार वो बड़ी वो टॉल है, अरे वो मोटा है। हम अक्सर किसी की पहचान उसके नयन नक्श से करते हैं, तो ये होता है। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि अगर जो कुछ भी है, अगर ये क्षण भी है और ये सवाल भी अगर है तो ये आंखों के कारण ही है ना। ये विवेक हैं, ये आशुतोष, ये हमारे यहाँ के एंकर हैं और अच्छी बुंदेलखंडी बोलते हैं, बहुत बढ़िया। और आज तो बुंदेली बोल रहे, बहुत देर से हम हिंदी बोल बोल के थक आए गए। हाँ हाँ, नमस्कार। बुंदेलखंडी बोलना। हमारा सवाल तो सर ये હતો कि जब आपने संघर्ष मूवी करी 1994 में, हम आपकी एक और मूवी है, इसमें रेणुका जी एक बहुत अच्छी किरदार में नजर आई। हमारी मम्मी ने ये कही कि गलत हाथ में मोड़ी दे रही। हम आओ जो कहो कि माता राम साहब पूछियो क्या वैसा ही हाथों में क्या अब भी करता ही है। अब भी क्या हाँ भैया बहुत अच्छा है राजा, तो नो मोड़ा मिल गया मुहे है। अब पूछियो माता राम से। अब मैं पूछूंगा, एक सवाल ये था सर, आप और हमारे संपादक जी दोनों से एक साथ रहे हॉस्टल में, कभी वो किस्सा कुछ अगर बता सके जो हम लड़कों में होता है, अरे उसने ऐसा कैसे कह दिया, बाहें चढ़ाकर निकल आए रात रोड पे और किसी को अगर दबोचा हो, मारा पीटा हो, ऐसी कोई स्थिति? क्योंकि हमें तो सर बड़े सौम्य लगते हैं। अरे हम लोग बहुत सौम्य लोग हैं भैया मारपीट, लेकिन हमोरों के संगे का है कि अब जैसे अब जब हम सागर पहुँचे, अब सागर तो सागर नाम ही से सागर है, तो के तो तल में आप ऊपर जो है तो आप लहरें दिखाई दे, मनो जैसे ही तल में घोसो तो मुत के किस्म की रतन में आपको मिले। तो अब हम नाम ले लें मनो, हाँ जा कहें कि उनको हम जो हमारे सब में पहले मित्र रहते सागर में, उनको नाम तो ज्ञानी गुरु। अब मित्र की बात हम कर रहे हैं, हमने कि यार अब सागर यूनिवर्सिटी में हमें पढ़ने तो कैसे करो, तो लोगों ने एक काम करो, तुम रहो हॉस्टल में, उन्होंने एक काम तुम्हें करना है कि अगर सागर को तुम्हें ज्ञान लेना है तो सागर में एक 3 बत्ती इलाका है, तुम उत्ते पे जाओ। 3 बत्ती का बोले 3 बत्ती जो है वो सागर यूनिवर्सिटी को इंसाइक्लोपीडिया है। तो अगर सागर को तुम्हें जानना है, जो आदमी ने 3 बत्ती सिद्ध कर ली वो आदमी ने सागर सिद्ध कर लो। हम यार गजब है। तो जब हम 3 बत्ती पहुँचे तो 3 बत्ती जब मान के चलो कि एक तरफ से घटिया आ रही है परकोटा से, दूसरी तरफ से घटिया आ रही है वह आ रही कोतवाली से, और 3 बत्ती खड्डा में आए और फिर उतने से जो जैसे ही 2 ही खड्डा गिरे 3 बत्ती पे, तो फिर नीचे एक खड्डा गो तो वो कटरा बाजार तरफ लुढ़कत जा रहा हो। उत्तर पे जब हम पहुँचे तो उत्तर पे 3 बत्ती पे कई किस्म की चौधरी मिठाइयाँ अपने चिरौंजी की बर्फी वगैरह की दुकान है। तो हम कोई नहीं जानत तो हमें, तो हम आओ पहले दिन हतो हमने कि 3 बत्ती पे जाके ठाड़े हो, 3 बत्ती पे जाके ठाड़े हुए तो उत्तर पे एक पान की दुकान थी बिल्कुल तिगड्डा पे।
तो उधर पे हमने देखो कि हमने कि यार अब इतने खड़े रहे गिलाने कछु तो करने पड़े, तो पान मान खाते रहते। मैंने कि चलो पान की दुकान पे खड़े ही हो जाएं, तन्ना मन्ना तनक मनक थोड़ा बहुत पान वान खा लें। तो उतने पे जाके ठाड़े हुए, तो उतने पे एक बिल्कुल एकदम मतलब बिल्कुल आप जा मान के चलो कि 4 फुट 11 इंच को शरीर, ठीक, बिल्कुल दो ही गाल की जो गुचैयाँ हैं वे एक दूसरे से अंदर से मिलवे गिलाने तड़प रहे हैं ऐसे, मतलब बिल्कुल ऐसो। और अगर उनको आप ठाड़े कर दो तो जैसे अपन धनुष से सरल लेखा में लंब बना के अगर आप एक धागा डालो तो इतने से डालो तो वो आपके ऐसे टकरे, तो ऐसी उनकी कमान घाई वे ऐसे झुके हुए, वे एक पथरा पे बैठे अपने होते पे पान वाले के बाजू, इतो मोटो पथरा और बीच में आधो से टूटो भाव चीपे नहीं होती थी पथरा, वे अपने बैठे थे। उनने हमारी तरफ देखो, तो अब जब हमारी 2 आंखें उनकी 2 आंखों से मिलकर 4 भई, जो पहलो हम आओ उनसे परिचय, विवाद में हमारे बहुत अच्छे दोस्त हो गए। बोले नए आए हो, तो अब अपरिचय में आदमी मुँह नहीं खोले, अपरिचय में मुँह हिलाते है जवाब दे विकलांग, नए आए हो। हमने कही अब 16.5-17 साल को लड़का खड़ो रहे, एक आदमी होते पे यूनिवर्सिटी, तो अब हमने जो मूड हिलाई वहाँ में एक 30 सेकंड को पॉज लेके हिलाई। हमने उनकी तरफ देखो, उनके तो गूंगा है का मूड हिला रहा हो, मैं बोला जा रहा हूँ और तू मूड हिला रहा हो, कमूँगी ऐसी वहाँ से बोलना है। हम क्या हो, बोले को बताओ हमारे बारे में, पान वाले से बोले। तो अब पान वाले के वो पटिया पे बैठे हुए वाले आदमी, पान वाले को बताओ हमारे बारे में, पान खाओ। हम के यही से खड़े दुकान पे, हाँ तो इनको भी खिलाओ। पान वाले के इनके खिलाओ को मतलब भैया जो है कि तुम खुआ दो, ये पैसा नहीं दे अंदर ही तुम ये देने पड़े इनके पैसा, हम के खुआओ। तो बोले बेटा अगर यूनिवर्सिटी आए हो तुम इतने पे, तो तुम हमारी से एक बात जानना कि इतने से एक रास्ता कोतवाली की तरफ जाते है बेटा, और एक रास्ता परकोटा की तरफ जाते, जब ध्यान धरियो तुम, समझ में आई तुम्हारी बात। अब जो तुम्हारा चुनाव है चाहे तुम और इतने पे लुप्त भाई सरस्वती जो उतने पे लुप्त भाई हैं, भी इतने पे निकली हैं, कहाँ प्रयागराज में। और बेटा अब जो चुनाव तुम्हें करने हैं कि तुम परकोटा पे रहने वो चाह रहे हो कि तुम्हारा रास्ता कोतवाली पे, और नीचे जो घटिया जा रही उतने तो बिल्कुल नहीं उतरी, वो व्यापारियों की दुकान है, वो तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है। और इतने पे तुम्हें सब रे छल छद में सीखवे मिल जाए। तो हमने कहा अच्छा, हमने कहा आपको नाम कहा, बोले अब नाम माम की छोड़ो, हमें आदमी कहते ज्ञानी गुरु। अब मुझे रुचि हुई, मैंने कहा अब खड़े समय काटना था, आई इसके लिए थे। हम कहे अच्छा, हमारा नाम हमसे आदमी हमारे मित्र वगैरह राणा कहते हैं, और आशुतोष राणा हमारा नाम। हमके गुरु हमें जा समझ में नहीं आ रही, जो हमके गुरु छूटते उनके जो इतना बड़ा पत्थरा, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग तो अच्छी थी, उनके इतना बड़ा पत्थरा धरो जो टूट गओ, जो इतने पे आओ कैसे हुई है, और जो आधो कैसे टूट गो। बोला अरे, बोले तुम्हें नहीं पता। हमें कहाँ से पता, हम तो अब भाई आए हैं सागर। बोले आज से तकरीबन 30 साल पहले अपने सागर में एक आदमी दो 8 फुट लंबा, अच्छा आगे जे मोटे तो लंगड़ मतलब थाइस, जहाँ मोटी ही, अगर वो खो आदमी को ऐसे देखने हो तो ऐसे न देख, यों गर्दन न घूमती। अच्छा, बोले वो की हमारे एक चेला से हो गई लड़ाई, माने चेला उठाओ दीवार से मार दो। चेला दौड़ा था, हम खड़े 3 बत्ती पे, बोले गुरु बचाओ, हम के तम्बाकू बना, उन तम्बाकू बनाए। और जैसे ही वो आओ है तो हमने बाकी घींच पकड़, खुद 4 फुट 11 इंच के 8 फुट के आदमी की, और वो घींच पकड़ को, जैसे ही घींच पकड़ को मैं दबाओ और हमने जोर झटका दो तो हम रोवा दो, हाथ घुस गो पतरा में, बाकी घींच पाती है ते, और हमके मारे खो, और हमके दे बान के गुरु आप छोड़ दो, अब न कर। तो हमने झटका दो तो जब पतरा के 2 टुकड़ा।
तो ऐसे गप्पियों के साथ, ऐसे लोगों के साथ हमारा निश्चित रूप से वास्ता रहा है। अन्यथा हम लोगों को कभी किसी के ऊपर हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारा ये मानना था कि बुंदेलखंड में एक लोकगीत है ना कि गोरी नैना न मार, गोरी नैना न मार, भर के दुनाली चाहे मार दे। तो ये जो प्रज्ञा ने पूछा, तो आँखों की रफ्तार ही पर्याप्त थी। अगर किसी के साथ मिलना जुलना या किसी से अपने मन की बात मनवानी होती थी तो बस भर नज़र 30 सेकंड उसकी आंख में देखते थे और कहते थे कि ये काम करो, कर देता था। तुम नैना मारने वाले किससे मत सुना देना। अब नैना मारने सर का एक खास और है, आला उदल की जब कहानी सर ने बताई थी उसमें सर ने एक डायलॉग मतलब बात करते करते बताया कि बाप का बल्ला जो न ले ताको गीत ताको मांस गीत ना खाए। एक बार मैं सुनना चाहता हूँ आपसे। भुजा बहादुर भड़कन लागे, नाचन लगे मुझ के बार। कितनी अद्भुत बात है। और कटकट बूटी गिरे खेत में, उठ उठ रुंड करे तकरार। कि पृथ्वीराज चौहान के सेनापति ने जब उद्दल को घेर लिया तो उद्दल बोला चढ़ा, जाके कह देना पृथ्वीराज चौहान से कहा कि पूड़ी कचौड़ी धींग ताक ताक धींग ताक ताक, के पूड़ी कचौड़ी जान मिल है 12 मास चले तलवार। घोड़ा बिचला था उदल का जिसमें बहे हजारों जवान, आधी जमुना में पानी बहे आधी बहे रखत की मार। बहुत बढ़िया है। एक आध दिन कभी आओ गार्डर वारा, तो हम तो बनाने वाले हैं। हमने इनसे कहा है कि अच्छे बसकारों लगन दो, अच्छे अलहद बुलवाए जाएंगे। हम सोए गए हैं और तुम्हारे सब आओ। वो दिन ये कर दो बंद, सिर्फ इनको छोड़ो, मैडम को, सिर्फ मैडम को छोड़ो इतने पे, कैसे इनके ऊपर पूरा लोड आए। क्या हम इनसे रहे लेकिन क्या उनके बारे में रहे। इन्हें छोड़िए तो सब लेके आओ गाड़ी, उधर पे जमाए अच्छी गम्मत। और इनसे वहाँ से भेजो तुम, उससे क्या कहलाता है वो तुम्हारा लाइफ, क्या कहलाता है आजकल, व्यू सी व्यू, लाइव व्यू से, लाइव व्यू से इनको भेजो। मैडम अपने इधर से बैठ के अपलोड करते रहे लाइव व्यू से। मैडम पूरा देखती हैं, तनाव में रहती हैं, ज्ञान इनका शो बनाती हैं और तनाव में रहती हैं पूरा। आप जैसे मध्य प्रदेश से निकल के मुंबई में पहुंचे, रश्मि रथी की अगर कुछ पंक्तियां सुनाते हैं। क्या सुनाए आपको रश्मि? रश्मि रथी है। क्या सुनाए? हो गया पूर्ण अज्ञातवास। कितनी अद्भुत लिखते हैं दिनकर जी। मुझे बहुत प्रिय हैं श्वेता, मतलब मेरा, अरे क्या बात कर रहे थे, आओ हाथ 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 पकड़ा भैया, तो बताइए की हो जो क्या बात है यार। बेगूसराय ओशो की धरती वाले ने दिनकर जी की धरती को छुआ। अच्छा, मेरे को एक चीज़ पूछना था आशुतोष जी, जब आप मुंबई गए, जैसे आप हिंदी के क्षेत्र में बहुत काम करते हैं, तो आपको भी कुछ वैसा लगा क्या जैसे इंग्लिश बहुत ज़्यादा है? जैसे हम लोग मैं जब BHU से आई तो मैं हिंदी पढ़ती थी, तो मेरे लिए जो इंग्लिश वाली दुनिया है ना, जैसे हम लोग हिंदी पत्रकारिता में काम करते हैं, जैसे यहाँ तो हालांकि माहौल बहुत ठीक है, लेकिन जो नेशनल मीडिया है वहाँ पे हिंदी पत्रकारों पे भी इंग्लिश थोपा जाता है। आपको पता ही ये चीज़, जो मुंबई और बाकी जगह भी है। तो बॉलीवुड में कितना हिंदी को लेके आगे बढ़ना कितना मुश्किल है, क्योंकि एक टाइम था, देखिए अभी 2014 के बाद थोड़ी चीज़ें बदली या जो भी था, लेकिन एक समय था जब इंग्लिश का बोलबाला ज़्यादा था। मैं 1994 से हूँ श्वेता। हाँ। और मैंने सिर्फ हिंदी सिनेमा ही नहीं किया, मैंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगला, मराठी, इन सभी भारतीय भाषाओं में सिनेमा किया है। और आपके फैक्ट को सुधारता हूँ, आपने सन का नाम बताया, मैं भी सन का नंबर बता रहा हूँ। मैं 1994 से हूँ। विश्वास कीजिए, मुझे आज तक ऐसी किसी अड़चन का सामना नहीं करना पड़ा कि जब ये हुआ हो कि भाषा जो है वो विवाद का विषय हो गई हो और संवाद ना हुआ हो। हम जैसे तेलुगु फिल्म करते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं वो हिंदी, हमें वहाँ पे हिंदी में स्क्रिप्ट दी जाती थी। हम तमिल फिल्म करते हैं तो रोमन में नहीं,
ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस भाषा के माध्यम से अपना संवाद स्थापित करना चाहते हैं। तो हम अपनी ही कुंठा को, ये अगर हम पता लगा कि खुद ही अपना मुंह पोंछते हुए घूम रहे हैं, कुंठित घूम रहे हैं, और सामने वाले की अंग्रेज़ी देख के या सुन के हमारी एकदम से होश फाख्ता हो रहे हैं, या हम अपने आप को अंग्रेज़ी बोल के भाषाविद नहीं ज्ञानी के तौर पे सिद्ध करने की मानसिकता से अगर प्रेरित हैं, तो फिर ये दिक्कत आएगी। लेकिन मुझे देश है, छोटे शहर के जो मुझे आज तक कभी दिक्कत नहीं आई। अगर कोई सामने वाला अंग्रेज़ी में बोल रहा है और हमने उसको हिंदी में जवाब दिया, तो उसने हमसे पलटकर हिंदी में ही जवाब दिया। उन्होंने कभी ये दिक्कत, उन्होंने हो सकता है कि 4 लाइन और अधिक अंग्रेज़ी में बोल दी हूँ, लेकिन एक सीमा के बाद उनको ये लगा कि नहीं, मुझे हिंदी में बात करना चाहिए। हिंदी में हमने BBC जो आपका अंग्रेज़ी न्यूज़ चैनल होता है, उस पर हमने हिंदी में इंटरव्यू दिया है, और उसकी जो नीचे आप लोग बाईलाइन लिखते हैं, तो उन्होंने सबटाइटल नीचे अंग्रेज़ी में लिख के उन्होंने की, लेकिन उन्होंने भी मुझसे ये नहीं कहा कि आप अंग्रेज़ी बोलिए। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आप स्वयं ही अपनी भाषा को, अपने संवाद को, अपने संप्रेषण की क्षमता को, उसको लेके कुंठित हैं और हीन भावना से ग्रसित हैं, तो फिर दूसरी बात होता ये है कि पता लगा अंग्रेज़ी पत्रकारिता करने वाले को, आपकी ही पोस्ट वाले व्यक्ति को आपसे 2-5 हज़ार रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो चूंकि हम वो 2-5 हज़ार रुपये ज़्यादा लेना चाह रहे हैं, इसलिए हम उस दौड़ में शामिल हैं, और हिंदी वाले को 2-5 हज़ार रुपये की कम तनख्वाह होती है। ऐसे ही करते हैं ना लोग। लेकिन कभी भाषा, इनका इंटरव्यू किया था तो कहा था कि यार राणा, तुम हिंदी को चक्कू जैसा इस्तेमाल करते हो। हिंदी से हम सब डरते हैं, इतनी अच्छी हिंदी। क्यों डरते हैं आप? हमारा ये मानना है कि क्यों, भाषा कभी भी विवाद के लिए तो होती नहीं, संवाद का विषय है। जिस भाषा में आप सहज हैं, हो सकता है कि हमसे, अगर मुझे चेन्नई जाना है तो मैं वाया लंदन क्यों जाऊंगा? मैं सीधा चेन्नई जाऊंगा ना। अगर मुझे कलकत्ता जाना है तो मैं वाया लंदन कलकत्ता क्यों आऊं? जितना अभ्यास मैंने अंग्रेजी सीखने में किया है, उतना ही अभ्यास मैं बंगला सीखने में कर सकता हूं। तो ये आपका चुनाव है। आपको पता है, मैं जब BHU में पढ़ रही थी तो मैंने भी बंगला, मराठी, संस्कृत, इंग्लिश छोड़ के बाकी चीज़ों पे ज़्यादा मेहनत किया, क्योंकि मेरा भी बिल्कुल यही मानना था। क्योंकि वो समय जो था, मैं गाज़ीपुर से आती हूँ, तो वो हमारा तो बहुत ही बैकवर्ड एरिया था। तो वहाँ से, मतलब मैं जिस इलाके में थी, वहाँ से मैं पहली लड़की थी जो बाहर पढ़ने आई थी। बाहर भी कहाँ, 70 किलोमीटर दूर। तो जब मैं वहाँ पढ़ती थी तो मेरे मम्मी पापा को लोग बोलते थे कि हिंदी पढ़ने के लिए बेटी को बाहर भेजें। तो जब मैं वापस घर जाती थी तो मम्मी बोलती थी, बेटा ये MA मत करना, बताने में भी शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे कि MA करके क्या ही कर पा रही है। तो उस दिन से मेरे को लगा ना कि हिंदी को, जो ये लोग हमारी तरफ बहुत ज़्यादा वैसा होता है कि MBA कर लो, BTech कर लो, BBA कर लो, लेकिन हिंदी मत पढ़ो, MA मत करो। तो ये जो धारणा थी, जब ABP में मैं थी बहुत सालों तक, तो मैंने वहाँ भी सबसे पहले सबको यही बोला कि मैं खुद के लिए नहीं आई हूँ, मुझे अपनी हिंदी को पहचान दिलानी थी। और मैं, इंग्लिश मेरी बहुत कमज़ोर थी, मैं अभी भी बोल रही हूँ कि इंग्लिश मुझे बोलना बहुत नहीं आता है, फर्राटेदार, मैं समझ लेती हूँ, लेकिन मैंने इसको कभी छिपाया नहीं। और मुझे लगा कि अगर हिंदी में अगर आपसे बात कर सकते, जैसे मैंने इसीलिए हिंदी को लेके आपसे सवाल पूछा, क्योंकि मैं बहुत भावुक हूँ हिंदी को लेके। और ये मेरा सवाल नहीं है, मेरी तरह कई लड़कियां हैं, हमारा ये बहुत मानना सारे है, लोग हैं जिनका बिल्कुल ये आप ठीक सवाल कह होता रही है। हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मेरा अपना ये मानना है कि भाषाएं आनी चाहिए। हाँ। और अगर आपको लग रहा है कि अंग्रेजी अवरोध है, अंग्रेजी सीख लीजिए, और सीखने के बाद अपनी, अवरोध नहीं है आशुतोष नहीं जी, नहीं, मुझे ऐसा मतलब लगा ये नहीं नहीं, चीज़। अवरोध हाँ। है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। एग्जैक्टली। हमें जो चाहिए था हमें उपलब्ध है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नहीं आती, हम सीख लेंगे, फिर हम हिंदी में बात करेंगे। मेरा ये मानना है। बल्कि ना इस अप्रोच के, अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं, कि हिंदी जो मन की भाषा है और अंग्रेज़ी धन की भाषा है, आपको लगता है कि नहीं, आप चूँकि कमज़ोर हैं इस वजह से वो कर रहे हैं, तो चलिए सर मैं सीखता हूँ, अब अंग्रेज़ी मैंने सीख ली है, अब मैं हिंदी में आपसे बात करूँगा। बनस्पत इसके, है ना, डायलॉग है, मेरे सपनों की भाषा हिंदी, मेरे अपनों की भाषा हिंदी है, हमारे राष्ट्र की भाषा हिंदी है, हमारे व्यवसाय की भाषा हिंदी है। तो हिंदी हमारी आवश्यकता भी है, संस्कृति भी है, सभ्यता भी है।
अच्छा ये कुछ किताबें ये किताबें हैं और एक दो सवाल हैं, इनमें से किसी को आपको देना है। जैसे पूछें कि आशुतोष ने फिल्में तो बहुत की हैं, सीरियल कौन सा किया है, कोई बताए इनमें से? कौन नहीं, रुको, दोनों ही किए हैं। पहला कौन सा किया? पहला कौन सा? तो स्वाभिमान वाले को दे दो। नहीं तो किस आपका नाम क्या है? तुमने आते से ही यार। अच्छा, एक दूसरा सवाल है कि आशुतोष ने, माने हम सागर के लोगों के लिए बड़े गर्व की बात थी कि एक ही साल में 3 एनएचडी के लड़के, सागर के लड़के एनएचडी में गए थे। आशुतोष, मुकेश तिवारी और श्रीवर्धन त्रिवेदी, जो सनसनी करते थे, है ना। तो मुझे बताइए बहुत जल्दी कि किस सन में तीनों लोग गए थे। ईयर बताइए यदि किसी को हो तो। किस ईयर में 3 लोग, या आशुतोष? अरे पहले सवाल तो सुनो। अंशिका, तुम सुने ही नहीं ना यार बेटा। वो पूछ कर रहा है, वे पूछ रहा है, काय की पूछी भैया? पहले फिर एक बार फिर से बोलो। हम पूछे कि आशुतोष किस ईयर में एनएसडी में गए थे। एनएसडी गूगल करके बताइए। क्या नाम है बंधु आपका? रितेश। रितेश या रितेश? हिंदी में देख रही श्वेता? देख रही हो? दिया तले अंधेरा है। हमने पूछा रितेश या रितेश, तो आ रहा ही क्या लिखने? हिंदी छोटी ई की कि बड़ी ई की? एक आखिरी सवाल और है। आशुतोष का जन्मदिन कब पड़ता है? बिना गूगल किए कोई बता दे। नहीं, तारीख सही है, लेकिन देखो यार 56 कह रहा है, बताओ। हम 56 के हो गए हैं, ये सत्य है, लेकिन सन 56 नहीं, 67, लेकिन 10 नवंबर तुमने सही कहा। हाँ, कोई बात नहीं। तुम्हारा नाम क्या है बताओ? अभिषेक। और सन वाले का कौन था? सन 67 किसने बताया? श्वेता। एक श्वेता को दे दो, एक श्वेता के लिए। क्या नाम बंधु आपका? अभिषेक। ये श्वेता के लिए। पढ़ के बताना। ये अभिषेक की। थैंक यू सर। ये सुलभ की। थैंक यू सर। त्यागी से ही आपको रियलाइज करता हूँ सर मैं। रतास। धन्यवाद भैया। थैंक यू सो मच। तो कैसे विदा की बात कर रहे हैं। आशुतोष से बात करते करते इतना वक्त गुजर गया कि पता ही नहीं लगा कि हमने इतना अच्छा खूबसूरत वक्त गुजारा। बड़ा मुश्किल होता है किसी अपने बहुत पुराने दोस्त का इस तरीके से औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से इंटरव्यू करना, मगर लगा ही नहीं ये कोई साक्षात्कार था। मगर गेस्ट इन न्यूज़ रूम में आज बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।